अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ये हमारा सेकंड टॉक है, हमारी सेकंड टॉक है। लास्ट टाइम हमने जो था वो ओवरव्यू ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस का किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर जो है तकरीबन 240 से ज़्यादा लोग जो हैं उस वीडियो को देख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हुआ है। तो कोशिश ये है कि आज का सेशन जो है ज़्यादातर उर्दू में हो, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज़ हू मे नॉट अंडरस्टैंड उर्दू व्हेन दे क्लिक ऑन टू आवर वीडियो on YouTube, I just want to say that this is the second program that we're doing for the benefit of the families with cystic fibrosis in Pakistan. And most of the talk will be in Urdu, inshallah, unless there are some technical words that can't be translated into Urdu. So इंशाल्लाह देखते हैं कि आज हमारा कितना टाइम लगेगा। लास्ट टाइम 1.5 आवर का सेशन हुआ था, तो आज क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और देखते हैं कि हम कितने कुछ आंसर कर सकेंगे। तो जो टॉपिक है ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन को सिस्टिक फाइब्रोसिस में इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और किसी चीज़ से बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि पता हो कि इसकी वजह क्या है। और हमारे उर्दू में भी है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, और इंग्लिश में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोशिश यही होना चाहिए कि हम जिस चीज़ से बच सकें उससे बचें, ताकि उसकी बीमारी के आसार जो हैं, असरात जो हैं वो बिल्कुल हों ही ना, और हम अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बासेहत रहें। तो इस चीज़ को समझने के लिए तो ये देखना पड़ेगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन होती हैं, और फिर कौन-सी वो चीज़ें हैं जिन्हें कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कि हम इलाज भी कर सकते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उनसे बचा भी जा सके, और उनकी कॉम्प्लिकेशन जो है उनको भी जितना कम हो सके कम किया जाए। तो ये मैं आपको ये टेक्निकल स्लाइड लग रही है, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसमें से लेकर चलता हूँ कि ये क्या है। जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, जो कि 2 अबनॉर्मल जीन की वजह से बच्चे में होती हैं। और जीन्स का ये होता है कि जहाँ ये मैं एरो मूव कर रहा हूँ ना इस डायग्राम के नीचे, ये न्यूक्लियस है, ये खुलिये का ये सेंटर है, जिसमें से ये डीएनए वगैरह होता है। तो इसमें ये प्रोटीन्स बन के ये बाहर आती हैं। तो जो ये सीएफटीआर जीन होती है, जिस जीन का डिफेक्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, वो जब इसमें से प्रोटीन सही नहीं बना सकती है, तो एक तरह की प्रोटीन बिल्कुल सही बनती नहीं है, या अगर बन रही है तो ये ऊपर सरफेस के ऊपर, ये सेल के ऊपर सही तरह से जा नहीं रही है, या ये अगर जा रही है तो सही तरह से काम नहीं कर रही है। तो ये मुख्तलिफ इसकी किस्में, तकरीबन 6 किस्में हैं जो कि डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। तो मैं वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहूँगा, बल्कि यही है कि ये प्रोटीन यहाँ बनती है, यहाँ से ये खुलिये में से ऊपर जाते हुए ये जो लाइनिंग होती है सेल के ऊपर, लाइनिंग जो कि एयरवेज में जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ जो है ये जाती है, और यहाँ जाकर क्लोराइड जो है उसे कंट्रोल करती है। जैसे कि आप लोग जो ये स्वेट टेस्ट वगैरह करते हैं उसका पता है। तो ये जीन डिफेक्ट इस न्यूक्लियस में होता है। ये वो क्लोराइड जो चैनल्स होती हैं उनको जो है वो अफेक्ट करती है, और उसके बाद ये जो सेल खुलिये के ऊपर जहाँ पानी होता है, जो कि सोडियम और क्लोराइड की वजह से जो जमा होता है वो सही तरह से नहीं बन सकता, तो उस पानी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस बनता है उसके ऊपर वो थिक हो जाता है। और म्यूकस थिक होने की वजह से ये जो हेयर लाइक चीज़ें प्रोजेक्शन निकली हुई है ना, ये मूव करती हैं, जिनकी वजह से जितने भी ये बाहर से हम जरासीम या और डस्ट पार्टिकल वाले जो भी अंदर हमारे जाते हैं एयरवेज में, तो ये फिर उन्हें ऊपर ले आते हैं, जो कि हम खांसी की सूरत में या बलगम की सूरत में बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है ना, ये अगर ये चीज़ें सही काम ना कर रही हों तो ये म्यूकस जो होता है ये थिक बन जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, तो पानी नहीं होता है, तो पानी की वजह से ना होने की वजह से ये म्यूकस डिहाइड्रेट होता है, और ये जो है वो फ्लैम बन जाता है। अब इसको मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें आप ज़रा आसानी से समझ सकेंगे कि ये चीज़ कैसी होती है। तो ये जो है ना, ये खुलिया समझ लें जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये खुलिये के ऊपर ये जो है ना प्रोजेक्शंस हेयर लाइक चीज़ें हैं, ये जो है मूव होती हैं, और जब ये मूव होती हैं तो इससे जो इसमें पार्टिकल जरासीम वगैरह होते हैं वो जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं।
तो ये मैं वीडियो जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें, ये मूवमेंट हो रही है, इसके ऊपर जो है वो चीजें जा रही हैं। ये क्लोराइड के जो है आइटम्स क्लोराइड ये उसमें से बाहर जा रही हैं, और ये जब बाहर जाएंगे तो ये पानी की लेयर ऊपर जो है वो ठीक होती है। लेकिन जब ये बंद हो जाती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती हैं, तो ऊपर पानी जाना बंद हो जाता है और यहाँ जो है ये म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है। ये म्यूकस जमा हो रहा है और इससे साथ ये जो मूवमेंट वाली चीजें हैं ये मूव नहीं होती हैं, ये चेस्ट क्लियर नहीं होती है, एयरवेज क्लियर नहीं होते हैं। ऊपर ये बलगम जो है ये सारा बन जाता है और इस बलगम में फिर इन्फेक्शन वगैरह होने के इम्कान वो होते हैं, जिससे कि चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो है ना, ये दोबारा देख लें, ये हेयर है, इसमें से क्लोराइड के चैनल जो है वो सही काम नहीं कर रही हैं, और इसकी वजह से जब ये काम नहीं कर रही होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, तो यहाँ जो है ये म्यूकस जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। और म्यूकस के जमा होने से फिर ये सिलिया जो होते हैं, इसे सिलिया कहते हैं, ये काम सही तरह से नहीं करेंगे, एयरवेज को जो क्लियर नहीं कर सकेंगे, तो उससे जो है ये बलगम वगैरह वो बन जाएगा। तो वो समझने के बाद आप देखना कि ये बलगम जो है जो बनता है, तो इससे फिर चेस्ट इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये थिक म्यूकस, थिक बलगम जो है, ये जो है ये नालियां, जो हमारी एयरवेज की नालियां हैं, इन्हें इस तरह बंद कर देता है, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम है कि नालियों के अंदर ये जो म्यूकस है वो ये चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारी सांस जो है वो मुश्किल हो जाती है सांस लेना में। कफ जो है, जिसे कि हम बलगम वाली या वेट कफ कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती है। और जब आप कभी किसी की छाती के ऊपर हाथ रखेंगे, जैसे कि फिजियो करते हुए आप लोग करते हैं, और अगर बच्चे को सांस ले रहा है, तो आपको वो वाइब्रेशन जिसको है ना वो फीलिंग महसूस होती है, जो कि इस म्यूकस के जमा होने से होती है। और जब एयर इसके साथ होती है तो वो वाइब्रेशन जो है वो पैदा होती है, और इसी म्यूकस की वजह से एयरवेज जो है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हवा अंदर नहीं जाती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है, तो हमें सांस लेने की डिफिकल्टी, मुश्किल पैदा शुरू हो जाती है। और इसी टाइटनेस के हिसाब से, इसी नैरोइंग की वजह से फिर ये टाइटनेस और वीज जो है, ये चीखी या विस्लिंग वाली जो नॉइजेज होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और साथ क्योंकि जो जरासीम हम सांस लेते हुए अपने एयरवेज में लेकर जाते हैं वो क्लियर नहीं हो जाते हैं, वो इस म्यूकस में जो है फंस जाते हैं और फिर वो इन्फेक्शन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये है जैसे कि थिक म्यूकस जो है वो एयरवेज को ब्लॉक करके इन्फेक्शन करता है। उसके बाद जो है ये म्यूकस में अब आपको एक और डायग्राम दिखाने लगा जो कि मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसके साथ आपको चलता हूँ। तो ये जो है ना, ये बताया जैसे वो हेयरी चीजें होती हैं वो सही काम नहीं करती हैं, उससे म्यूकस जो है वो बनता है, और ये म्यूकस जो है ये फिर इन्फेक्शन इससे बन जाता है। इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होती है, तो कई सेल्स हमारे इस बॉडी में होते हैं, कई केमिकल जो है वो रिलीज होते हैं इस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। तो उससे जो इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होती है, उससे एयरवेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिनको के ब्रोंकिएक्टिस कहते हैं। और ब्रोंकिएक्टिस जो है ये एयरवेज लाइनिंग का जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जब ये खुल जाती है थोड़ा सा, तो इसमें मजीद जो है वो फ्लैम जमा शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो मजीद इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक साइकिल जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं, तो ये विशियस साइकिल बन जाता है, जो कि पहले म्यूकस था, फिर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हुई, उससे एयरवेज डैमेज हुए, वहां फिर मोर म्यूकस पैदा हुआ, तो ये चलता रहता है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन सभी चीजों का समझना बहुत ही जरूरी है, और हर एक स्टेप के ऊपर, ये म्यूकस के ऊपर या इन्फेक्शन वगैरह के ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शन को रोका जा सके। लेकिन ये जो साइकिल है ना, ये हमें ब्रेक करना है कि किसी ना किसी, और ये जो भी ये एरो है ना, ये इन सभी को हमने स्टॉप करना है, ताकि ये इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो ब्रोंकिएक्टिस ना बने, ब्रोंकिएक्टिस से लंग जो है वो डैमेज ना हो, और अल्लाह करे कि सभी की सेहत वो ठीक ठाक रहे। तो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, यानी मैंने कहा कि ये म्यूकस थिक होता है, लेकिन इससे पहले जो है ना, वो मैं आपको ये भी बताया चलता हूँ कि ये वजह जो है, जिस वजह से ये होता है, वो है कि हमारे ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की अबनॉर्मल जीन्स हैं, जिसकी वजह से ये म्यूकस थिक बनना शुरू हो जाता है। तो ये जीन्स है, और ये जीन्स, इनका एक अपना एक एनवायरनमेंट होता है कि जीन मॉडिफायर्स कहते हैं, कि एक खुद जीन है, उसके अलावा जैसे घर में होता है, घर में एक बंदा होता है, बंदों के अलावा दूसरे बंदे भी होते हैं। जब कोई एक बंदा काम करने वाला होता है ना, तो सलाह मशवरा देने वाले कई होते हैं कि नहीं यार ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसी तरह ये जीन मॉडिफायर्स भी होते हैं ना, इन जीन को थोड़ा सा सलाह मशवरा देते रहते हैं कि यार नहीं, ऐसी अच्छी बात नहीं है, ऐसा ना करो, ये करो, वो करो। तो उससे जो है ना, वो भी ये जीन
हो सकता है कि एक मिसाल के तौर पे 2 बंदे हैं, उनको डेल्टा 508 की ये म्यूटेशन है, लेकिन उनकी ये जीन मॉडिफायर्स वो डिफरेंट किस्म के होंगे। उससे ये होता है कि ये जो है ना, इसकी एबिलिटी जो है या जीन म्यूटेशन डेल्टा 508 हो सकता है कि इन मॉडिफायर की वजह से वो थिक म्यूकस जो प्रोवाइड कर रहा है वो डिफरेंट किस्म का हो या कम हो या ज़्यादा हो। तो वो जो है फ़र्क पड़ता रहता है। उसके साथ अभी जो है ये म्यूटेशन के लिए जो है वो दवाइयाँ निकलना शुरू हो गई हैं, जो कि 2012 में सबसे पहले दवाई निकली थी और अभी जो है 5 मुख्तलिफ ऐसी दवाइयाँ निकली हैं, जो कि इन म्यूटेशन के ऊपर जो है वो असर अंदाज हो सकती हैं। इनकी दवाइयों की जो कीमत है वो इस वक़्त 2 लाख से और 3 लाख के दरमियान अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वैसे अमेरिका में भी लोग इंडिविजुअली जो हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वेस्ट में भी नहीं कर सकते। यहाँ की गवर्नमेंट्स या आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, वो इस वक़्त जो है ना फंडिंग कर रही हैं। तो अगर ये म्यूटेशंस वाली मेडिसिन मिल जाए मिसाल के तौर पे, जिससे कि ये म्यूटेशन जो है उन्हें चेंज किया जा सके, तो फिर ये प्रोसेस जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक तो वो हुई कि जीन्स हैं, जीन को चेंज किया जा सकता है जिससे कि म्यूकस वो ना बने ताकि आगे जाकर इन्फेक्शन ना हो। दूसरा ये है कि इस म्यूकस ये जो मैं म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस वो बाल जो थे जो मूव कर रहे थे, जब वो इम्पेयर्ड होते हैं तो उससे फिर चेस्ट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो जरासीम हम इनहेल करते हैं, सांस के जरिए अंदर जाते हैं, वो उस म्यूकस में जाकर बैठ जाते हैं, क्लियर नहीं हो सकते हैं, तो फिर वहाँ वो इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं। तो इसको फिर किस तरीका से कौन-कौन सी और चीज़ें जो इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिससे कि हमारी चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। तो उसका तो एक ये है कि कई और चीज़ें हैं जो कि हम इंटरवीन कर सकते हैं और ये प्रिवेंशन के हिसाब से बात हो रही है कि कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनके करने से हमें इन्फेक्शन ना हो। तो ये इंटरवेंशन ये क्या हम वो चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि ये इम्पेयरमेंट जो होती है इस म्यूकस क्लीयरेंस की, वो सही हो जाए और चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। तो उसमें सबसे पहले मैंने ऊपर फिजियोथेरेपी लिखा हुआ है कि जब ये म्यूकस बनता है तो इंसान या बच्चा जो है वो खुद वो चीज़ अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकता, तो उसके चेस्ट को जो है फिजियोथेरेपी करना पड़ती है और फिजियोथेरेपी के कई तरीके हैं और आप सभी को पता है कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद हमारा सेशन जो है वो फिजियोथेरेपी के ही ऊपर होगा, ताकि लोगों को वो भी हम दिखा सकें। दूसरी जो चीज़ है ये है म्यूकोलिटिक्स, जो कि ये म्यूकोलिटिक्स का है कि जो म्यूकस है, जो थिक म्यूकस है, उसको हम कैसे रनी बना सकते हैं ताकि वो वहाँ जमे ना, वहाँ जमा ना हो, बल्कि आसानी से उसे कफ अप कर सकें। तीसरी चीज़ है कि हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, तो जो मैंने विशिष्ट साइकिल का कहा था कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन होती है, तो अगर हम इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स जो कि प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक है, वो दे के अगर हम उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर हम एयरवेज डैमेज जो है वो बचा सकते हैं। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जो कि आप लोग एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हम इस्तेमाल की जाती है, हालाँकि वो एंटीबायोटिक भी है, उसका एंटीबायोटिक वाला भी असर होगा। तो एक तो ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हम खुद कर सकते हैं इस सिस्टिफा प्रोसेस में कि ये जो इम्पेयर्ड क्लीयरेंस है, उससे चेस्ट इन्फेक्शन होने के इम्कान वो कम हो जाए। उसके अलावा एक उसी के नीचे जो है वो एक ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी चेंज किए जा सकते हैं कि एनवायरमेंटल में ये होता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, न्यूट्रिशन के हिसाब से बच्चा कैसे है। अगर माशाल्लाह सेहतमंद है तो उसकी खुराक ठीक-ठाक है, मसल पावर अच्छी है, तो उसमें ये होगा कि उसमें कुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बहुत अच्छी होगी, वो इन्फेक्शन को अच्छी तरह से वो फाइट कर सकेगा। अगर किसी की जो न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, उनका वज़न अच्छा नहीं है, उनके मसल पावर अच्छी नहीं है, तो उन्हें अमूमन फिर तकलीफ या प्रॉब्लम रहती है कि वो चेस्ट इन्फेक्शन उन्हें होते रहते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट में ये डिहाइड्रेशन होती है और खास करके पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम होता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उससे जो होता है वो ये होता है कि फ्लेम जो बन रहा होता है वो थिक हो जाता है। अगर बॉडी में पानी की डिहाइड्रेशन की सूरत हो तो उसके साथ वो सिक्रीशन जो है वो भी थिक हो जाएंगी। तो म्यूकस थिक होगा, म्यूकस थिक होने से फिर ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी कि क्लियरेंस ठीक नहीं होगी, इन्फेक्शन आ जाएंगे। उसके अलावा हम जो है ये वैक्सीनेशंस है कि जो इन्फेक्शन जो हम कह रहे हैं कि इन्फेक्शन होते हैं, उनके बचाव के लिए, ये बच्चों के बचाव के लिए इन्फेक्शंस के लिए जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, हफाजती वैक्सीनेशन वो होते हैं, वो दिए जाते हैं, तो उनसे भी हम रोक सकते हैं कि ये इन्फेक्शन ना हो। फिर
ये भी है कि इन्फेक्शन के इम्कान है, तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें कि एक से दूसरे को ना पास ऑन करें। तो वो भी मेजर्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये टॉक जो है सभी प्रिवेंशन के ऊपर है, लेकिन इस प्रिवेंशन में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमें दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ जाती हैं, जो कि प्रिवेंशन में आएँगी, या फिज़िकल टेक्निक्स, फिज़ियोथेरेपी वगैरह या हाइड्रेशन वगैरह के हिसाब से वो करना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता सभी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो फिजियोथेरेपी और म्यूकोलिटिक वाला हिस्सा है, जिससे कि थिक म्यूकस जो क्लियर नहीं होता है और कैसे इसको किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह वो कवर करते हैं। तो ये मैंने कहा है कि ये थिक म्यूकस वाला बनता है, तो इसको लिए ये चीज़ें जो है ना फिजियोथेरेपी वगैरह, इसको जो है वो एम्प्लॉय किया जा सकता है ताकि चेस्ट से ये थिक म्यूकस जो बना है वो निकल जाए। और एक तो ये है कि हमारी टॉक जो है इंशाल्लाह 12 जुलाई को 2 हफ्ते के बाद ये जो है आगाह फिजियोथेरेपिस्ट जो है उन्होंने वेरी काइंडली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सेशन वो करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह पीछे बैठ के सिर्फ जो सुनता ही रहूँगा, करने वाले वो होंगे। तो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैंने उनसे कन्फर्म किया हुआ है, तो इंशाल्लाह जो है सेम टाइम इन 2 वीक्स टाइम 12 जुलाई को फिजियोथेरेपी के ऊपर जो है वो सेशन होगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि आप सभी इंशाल्लाह इस सेशन को अटेंड करें। उसके अलावा फिजियोथेरेपी के साथ-साथ जो है ना, ये फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी एक किस्म की जो है ना, ये फिजियोथेरेपी की बहन समझ लें, एक फॉर्मेट समझ लें, जिससे कि बच्चे के चेस्ट में जो बलगम है, वो मूव हो सकता है। तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, ये मैंने फिजियो एक्टिविटी की कुछ पिक्चर डाली हैं कि स्किपिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि ये बच्चा जो है ऊपर-नीचे उछल रहा है ना, तो इससे जो म्यूकस है वो मूव होगा, और जब मूव होगा यही चीज़ें आप हाथ के साथ कर रहे हैं, यही जो चीज़ हो रही है, ये फिजियो चेस्ट के साथ जो वेस्ट इस्तेमाल होती है उससे कार्य होती है, एक्पेला वगैरह या अराबिका वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रही है, ये डिवाइसेस ये म्यूकस को मोबिलाइज करती हैं, उसके बाद फिर बच्चा कफ करता है और बाहर आ जाती है। इसी तरह ट्रैम्पोलिन है, ये भी ऊपर नीचे होती है, तो स्क्वेशन मूव हो जाएंगी, या कोई भी ये रबर बॉल गेम इसके ऊपर खड़े होकर बच्चे जंप करते हैं, तो वो चीजें जो है ये सभी इसमें आती हैं फिजिकल एक्टिविटी में। तो उसमें ये है कि ये बच्चे की जनरल वेल बीइंग के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर फिजिकल एक्टिविटी करें तो। तो बच्चे की जो अपनी तबीयत होती है, बच्चा खुश होता है कि मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो वो एक बचपन की एक बहुत ये डेवलपमेंटल नीड है बच्चों की। तो इनको कभी भी इस चीज़ से डिप्राइव ना करें, उससे ना रोकें कि आप जो है वो खेल नहीं सकते, तो उन्हें खेलने का मौका दें। जो भी खेल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कूदना है, भागना है, बेड्स के ऊपर जंप करना है, जो भी है उन्हें करने दें। लेकिन ऑब्वियसली उन्हें मॉनिटर करें कि किसी किस्म की डेंजरस एक्टिविटी के ऊपर वो शामिल उसमें ना हो। उसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं जब मिलकर खेलते हैं ना, ये इनकी एक टीम बिल्डिंग भी होती है, और टीम बिल्डिंग में ये होता है कि कहीं फिर वो मॉनिटर बन जाती हैं, कहीं कैप्टन बन जाती हैं, वो दूसरों को कहते हैं कि जी ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो इससे बच्चों में जो है ना डेवलपमेंट की सलाहियत जो होती है पैदा होती है, वो एक अच्छी पैदा होती है। तो उन्हें एक तो खुद वो तंदुरुस्त रहते हैं, दूसरा वो उन्हें पता चलता है कि हमने लीडरशिप स्किल्स जो है वो पैदा करने हैं, या टीम जो है उसके अंदर रह के हम कैसे काम कर सकते हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। और जब बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो उन्हें पता है कि हम ये कर सकते हैं, तो वो मजीद करने की कोशिश करेंगे, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप प्लीज उन्हें जो है ये फिजिकल एक्टिविटी जिस किस्म की वो करना चाहते हैं, साइकिलिंग है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, स्किपिंग है, ट्रैम्पलिन जो भी है, उन्हें जरूर करने दें, और बल्कि उसको एनकरेज करें। और आजकल का जो माहौल है, लॉकडाउन वो हुआ है, इंटरनेट की है कि हम गेम्स लेकर बैठ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो मूव अवे फ्रॉम ये कंप्यूटर गेम्स वगैरह से ना निकल जाए, जरा इन्हें बाहर शहर में निकलने दे, सड़क के ऊपर अगर उससे सेफ्टी के हिसाब से कर सकते हैं वो चीजें जो है वो करें। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसके साथ ये मसल्स और बोन जो है ये स्ट्रांग होते हैं, और मसल्स और बोन का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से मसल्स वगैरह जो चेस्ट के मसल हैं उनसे हम सांस लेते हैं, हमारे वो रिब्स होती हैं उनको जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में पता है कि विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे कि आम जो है बोन्स कमजोर हो जाती हैं। तो ये एक्सरसाइज फिजिकल डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ वो भी मसल्स में आती है और बोन में भी आती है, और ब्रीदिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। उसके अलावा ये है कि बच्चों की जो है ना जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इनका ये स्टेमिना जो है वो एक अच्छा बिल्ड हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जी मुझे तो सांस फूल गई है, मैं नहीं कर सकता, तो सांस फूलने की कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज्यादा होता है कि हम अनफिट होते हैं। तो अनफिट जब होता है इंसान, तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वो फिट हो जाए, अपनी बॉडी की लुक आफ्टर कर सके, मसल्स, बोन्स और वो स्ट्रांग हो जाए और गुड फॉर्म में रहे। और इसके साथ साथ ये
एक चेस्ट फिजियोथेरेपी की भी एक फॉर्म है कि जो है वो करते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कई दफ़ा वो उन्हें थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए जो है कि चेस्ट फिजियो रूटीन से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इनको ये एक्टिविटी भी अच्छी लगती है कि थोड़ा सा स्वैप कर लिया, लेकिन इसका होना ज़रूरी है कि दोनों में से कोई ना कोई चीज़ या दोनों ही हों, तो वो बेहतर है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के हिसाब से, फिजिकल डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के हिसाब से, और बोन्स और मसल्स के लिए। उसके बाद ये जो है मैंने ये बनाया हुआ है कि म्यूकोलिटिक एजेंट्स। तो म्यूकोलिटिक्स जो है ना, उसमें जो कॉमनेस्ट चीजें इस्तेमाल होती हैं वो आजकल हाइपरटोनिक सेलाइन हो रही है। और हाइपरटोनिक सेलाइन जो है, ये नमक है जो कि डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आता है। कई जो है नॉर्मल सेलाइन होता है जो कि बॉडी के सोडियम क्लोराइड के बराबर होता है, उसके जो खून में सर्कुलेशन होती है। कई हाइपरटोनिक होती हैं, और हाइपरटोनिक में पाकिस्तान में अमूमन 3% है, वो काफी मिल जाता है, 5% मिल जाता है, 6% मिल जाता है, 7% मिल जाता है। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन है, 14.4% भी एक मिलता है। लेकिन जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि 7% हाइपरटोनिक सेलाइन जो है ये बेस्ट है, ये म्यूकस को थिन करने के लिए और एयरवेज को क्लियर करने के लिए। अगर 14% करें तो उससे जो है वो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, अगर कम करें तो हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को हाइपरटोनिक की जरूरत होती है, लेकिन जिनके चेस्ट में बलगम है और वो बलगम भी थिक है, तो उनके लिए ये डेफिनेटली जो है वो फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हाइपरटोनिक सेलाइन जो है, इसके साथ बच्चों को खांसी बहुत आती है, और ये असल में इसके ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये यही है कि एयरवेज को इरिटेट करता है, उससे बच्चों को खांसी आती है, और खांसी करने से वो एयरवेज जो है वो क्लियर होते हैं। तो ये कफ और ये इरिटेशन जो है, इसे नॉर्मल डिजायर्ड इफेक्ट कि इसे हमें चाहिए कि ये बच्चा करे, अगर ये नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो हाइपरटोनिक इतना काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये इरिटेशन करते हैं वेज की, तो इसमें जो है ना वो वीजिंग वगैरह जो है उसका एलिमेंट आ जाता है, और मेजोरिटी ऑफ लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाइपरटोनिक सेलाइन से पहले हम ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप वेंटोलिन जो है वो नेबुलाइजर या इनहेलर ले लें, ताकि जो इसकी इरिटेशन की वजह से एयरवेज तंग होने हैं वो ना हो। तो वो जो चीज़ है वो साफ से कहा जाता है कि अगर हाइपरटोनिक सेलाइन या नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ भी लेना पड़े, तो पहले सबसे पहले चेस्ट फिजियो वगैरह करने से पहले ब्रोंकोडायलेटर या वेंटोलिन का इनहेलर या नेबुलाइजर वो ले लें, ताकि आपके चेस्ट के ऊपर वो जो है इरिटेशन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म, वो तंग जो होते हैं एयरवेज, वो ना हो। एक और जो होता है म्यूकोलिटिक एजेंट, वो पुलमेज़ान है। पुलमेज़ान जो है वो डीएनए, जो हम डीएनए होता है ये क्रोमोसोम्स वगैरह में होता है, और इससे जो बलगम बनता है, ये जो सेल्स होती हैं इन्फ्लेमेशन के तौर पे लंग्स में, उनमें होता है, और ये बहुत विस्कस जो मटेरियल बन जाता है, जिससे कि स्प्यूटम थिक हो जाता है। तो पुलमेज़ान जो है ना, उसको ब्रेकअप करता है और रनिंग कर देता है, ताकि कफ अप करने में आसानी हो। तो ये अमूमन ये होता है कि जब भी देना पड़े तो इसको तकरीबन आधा घंटा कम से कम और घंटा तक जो है वो चेस्ट में रहना चाहिए, और उसके बाद फिजियो करना चाहिए, ताकि ये म्यूकस को, फ्लैम को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन कर सके, और उसके बाद जो है फिजियो के साथ वो फ्लैम जो है वो बाहर आ सके। एन-एसिटालसिस्टीन बच्चों में जरा कम इस्तेमाल होता है, बड़ों में होता है, लेकिन हम भी काफी साल पहले किया करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ हाइपरटोनिक सेलाइन, पुलमेज़ान वगैरह आ गए हैं, तो इसलिए जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैनिटोल भी एक है जो कि इनहेलर की सूरत में, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो वो डिफरेंट जो है ना ये म्यूकोलिटिक एजेंट्स हैं, जिससे के म्यूकस को ब्रेकअप किया जा सकता है, और उसका कफ अप होना बेहतर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि वो इनहेलर से पहले जो है वो चाहिए कि ब्रोंकोडायलेटर ले लें, वेंटोलिन ले लें, ताकि उसके जो ब्रोंकोस्पाज्म के असरात हैं वो जो है वो खत्म हो जाए। और ये ऑर्डर जो है ना, ये प्लीज जरूर याद करें कि ये फिर आपकी फिजियोथेरेपी है। तो अगर आपने फिजियोथेरेपी से पहले ये म्यूकोलिटिक देनी है, ताकि वो म्यूकस वगैरह जो है वो टूट जाए, और वो ब्रेक हो जाए और रनी हो जाए, जिससे कि वो फिजियो करने के बाद वो आसानी से निकल सके। और इस म्यूकोलिटिक के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको खत्म करने के लिए ये इनहेलर, वेंटोलिन इनहेलर वगैरह, या एटम पाकिस्तान में कई दफा इस्तेमाल करते हैं, या एट्रोवेंट है, इप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसलिए है ताकि ये म्यूकोलिटिक दवाइयां देने से वो इनके वीजिंग वगैरह वो ना हो। तो ये दो चीजें जो है ना ये फिजियो से पहले करनी है। और जो लोग इनहेल स्टीरॉइड्स जैसे कि क्लेनिल वगैरह, क्लेनिल लेते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी के हिसाब से इस्तेमाल होता है, या एंटीबायोटिक्स लेते हैं जैसे टोब्रामाइसिन है, कोलोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, एमिकेसिन है, नेबुलाइजर वगैरह की फॉर्म में, वो अगर लेते हैं तो वो जो है वो फिजियोथेरेपी के बाद,
क्योंकि ये चीज़ें ना इनका है कि ये चेस्ट में जितनी देर रह सकते रहें ताकि ये अपना असर दिखाते रहें। अगर आप ये चीज़ें भी फिज़ियो से पहले लेंगे, तो ये जो है फिर जब आप फिज़ियो करेंगे तो ये चीज़ें दवाइयाँ सब बाहर आ जाएँगी, तो उनका कोई असर नहीं होगा। तो ये याद रखें कि ये जो सीक्वेंस है, ये ऑर्डर जो आप ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह जो म्यूकोलिटिक्स देते हैं, ये ऑर्डर प्लीज़ जब भी करें, बच्चों को इस तरतीब से दें। सबसे पहले वेंटोलिन वगैरह या एटम वाला वो देना चाहिए। उसके बाद जो है ये हाइपोटोनिक सेलाइन या फुल्मोज़ाइन जो है वो दें। उसके बाद जो है वो फिज़ियोथेरेपी होना चाहिए और फिज़ियोथेरेपी के बाद आप इन्हें क्लेनिल वगैरह या इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो या एंटीबायोटिक्स जो है कोलोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, वो चीज़ें वो दे सकते हैं। तो ये ऑर्डर हमेशा जो है इसी तरह रखें, तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी होगी। अब जो है इस हाइपोटोनिक और म्यूकोलिटिक एजेंट्स के बाद बाकी जो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है इनका जो इस्तेमाल होता है ये एज ए प्रोफिलैक्सिस एज ए प्रिवेंटर होता है। तो अमूमन ये होता है कि यंग बच्चों में मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन होते हैं और ये इन्फेक्शन जो है आपकी कम्युनिटी के ऊपर मुनहसर है। हमारे यूके में ये 3 इन्फेक्शन जो है ये कम उम्र में बहुत होते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जिसे कि स्टाफ ऑरियस के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई जो कि चेस्ट इन्फेक्शन इससे भी और गले के इन्फेक्शन होते हैं, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 3 इन्फेक्शन है। तो ये जो है ना एंटीबायोटिक प्रिवेंटेड एंटीबायोटिक जो कम उम्र में होते हैं, ये हम अमूमन ये थे फ्लूक्लोक्सिसिलिन जो स्टाफ के हिसाब से और कोवैक्सिक्लेव बाकी के जो 2 चीजें हैं उनको कवर करता है, और अमूमन हम जो है हमारे सेंटर में 1 साल से देते हैं और कम से कम कई दफा 2 साल तक ले जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो है क्योंकि इस यंग उम्र में ये इन्फेक्शन होती है तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये दिए जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटर हर मुल्क वो है जो इन चीजों को जो है वो इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि कई जो होते हैं वो कहते हैं कि इट्स नो यूज। और इसमें यह है कि अमेरिका में आज से 40 साल पहले 50 साल पहले कैफेलेक्सिन इस्तेमाल किया होती थी, जो कि ये कैफेरॉक्सिन वगैरह होती है, कैफ्टेजिडिम होती है, उसी क्लास की जो है ना वो थी। तो उसमें ये था कि जो लोग वो ले रहे थे उनको फिर स्यूडोमोनास होना जो वो ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने वो स्टॉप कर दिया था। तो ये चीजें हमेशा मॉनिटर होती रहती हैं और इस मॉनिटरिंग के लिए कल्चर का होना जरूरी है, और कल्चर का होने के साथ लेबोरेटरी का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होना जरूरी है। ये चीजें बैकग्राउंड में सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो भी होना चाहिए। तो ये एंटीबायोटिक्स कम उम्र में हम इस्तेमाल करते हैं। अजिथ्रोमाइसिन जो है वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल होता है और इसको हम एज ए एंटीबायोटिक भी कई दफा इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब बच्चे जरा बड़े होते हैं तो ये कोट्रामोक्सोजोल जो कि पाकिस्तान सेप्ट्रान के नाम से और यहाँ इसका दूसरा नाम सेप्ट्रिन है। सो सेप्ट्रिन यूके में, सेप्ट्रॉन पाकिस्तान में, और इसका असल नाम जो है वो कोट्रामोक्सोजोल है। ये भी इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑब्वियसली बच्चों के, ये जब बड़े बच्चे होते हैं ना उनमें ये इस्तेमाल करना ना उसका होता है कि उनको इन्फेक्शन कितने हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हर 2 महीने के बाद अगर उन्हें कोर्स देना पड़ता है तो उससे बेहतर होता है कि उनको ये एंटीबायोटिक्स दें जिससे कि उनके इन्फेक्शन कम हो। ये डॉक्सीसाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती हैं उनके साथ इसका तल्लक है। ये 12 साल की उम्र से कम अमूमन नहीं देते क्योंकि ये टीथ जो है उनको वो स्टेन कर देते हैं। तो अमूमन 12 साल की उम्र के बाद देते हैं, पहले नहीं कहते लेकिन दे सकते हैं उसके बाद। और एजिथ्रोमाइसिन जैसे कम उम्र में भी देते हैं, बड़ी उम्र वालों की भी वो ले सकते हैं। और ये एजिथ्रोमाइसिन साल साल से चल सकती है। ग्रुप में एक आया था कि वो एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो कुछ मिनट के बाद उनको चेस्ट टाइटनेस होती है। वेरी वेरी रेयर जो है ये इसके साथ ऐसे होता है। ये साइड इफेक्ट हमारे तो कई मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो इसके ऊपर है, किसी को नहीं ऐसे इससे साइड इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये मुमकिन है। रेयर साइड इफेक्ट्स में एजिथ्रोमाइसिन का टाइटनेस हो सकती है। और अगर टाइटनेस हो रही है तो फिर अगर इसकी डिपेंडेंसी के इसकी सिवियरिटी के ऊपर मुनहसर है कि आपको कितना सीरियस ये साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर एलर्जी के हिसाब से है, जैसे कि लिप्स वगैरह, टंग वगैरह या गला जो है वो सूज गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया, तो इसको फिर बंद कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा आपको फील हुआ है लेकिन आपने उससे पहले अगर आपको वेंटोलिन ले सकते हैं तो उससे बेहतर हो सकता है, दैट इज ओके। लेकिन वो आपको जरा देखना पड़ेगा कि आपको इसके साइड इफेक्ट्स को कितना सीरियस हो रहा है। तो ये है प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स जो के बच्चों में दी जा सकती हैं, जिससे कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस पे, अगर इन्फेक्शन होने का इम्कान हो तो उसके ऊपर काबू पाया जा सके। उसके बाद जो है ये प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक पास या एजिथ्रोमाइसिन जिसका कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इस्तेमाल होती है और इसका इस्तेमाल बहुत सालों से आ रहा है।
तो ये न्यू एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा-सा ये है कि जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि टाइफाइड रेज़िस्टेंस जो है, वो बहुत बढ़ा हुआ है और इस वक़्त जो टाइफाइड की चीज़ें हैं, वो एज़िथ्रोमाइसिन से ही जो है वो ख़त्म हो रही हैं। तो अगर ये भी आम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो फिर ये है कि टाइफाइड जो है, वो इससे भी रेज़िस्टेंस हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये अगर इसको प्रॉपर्ली हम इस्तेमाल कर लें इस सिस्टम में, तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सीएफ पेशेंट या पाकिस्तान में सीएफ के नंबर इतना ज़्यादा नहीं है या हमें शायद पता ही नहीं है, तो ये इतना कॉमन नहीं होगा, लेकिन सिलेक्टिव यूज़ के तौर पे ये ठीक है। आम बगैर किसी वजह के इस्तेमाल करना किसी एंटीबायोटिक का भी वो ठीक नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया, ये ऊपर वाला हिस्सा ये जो फिजियोथेरेपी, म्यूकोलिटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स और ये एजिथ्रोमाइसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ये कवर किया है। अब ये नीचे वाला ग्रुप आया कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह हैं, ये इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले ये है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जो है ना, ये हम सब की एक नीड है कि बच्चों के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए, मसल पावर के लिए, हेल्थ के लिए, फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे ही डिफेंसेस जो है हमारे वो मजबूत होंगे। अगर बच्चे का वज़न ठीक नहीं है, तो उसका क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक नहीं होगी, तो वो इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर सकेगा। तो माल न्यूट्रिशन जो है, 45% ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उनको ये माल न्यूट्रिशन है कि उनका वज़न जो है, वो जितना होना चाहिए उससे कम है। तो इस वज़न कम होने से उनकी जो इम्यूनिटी है, वो कम है। जब इम्यूनिटी कम होगी तो फिर इन्फेक्शन जो है वो भी ज़्यादा होंगे, उनकी सेवेरिटी भी ज़्यादा होगी। तो बहुत-बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का वज़न जो है वो ठीक होना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जब होता है ना, तो इन्फेक्शन से भी जो है ये एपेटाइट बच्चे की कम हो जाती है। तो बच्चा एक खाता कम है, जो एपेटाइट कम हो जाती है, फिर उसके साथ जो है कफ शुरू हो जाती है और कफ के साथ वो वॉमिटिंग हो जाती है और जो उन्होंने खाया पिया है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। और उसके साथ-साथ जब बच्चे को बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी जो कैलोरीज़ ऑलरेडी बच्चे ने रिज़र्व की होती है, सेव की होती हैं, वो बर्न करना शुरू करता है, जिससे कि मज़ीद वेट जो है वो कम हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। कई बच्चे हैं कि वो खाते नहीं हैं, तो इसमें ये है कि हम तो अगर नहीं खा रहे हैं, वज़न उनका नहीं बढ़ रहा है, जो ग्रोथ चार्ट है उसके मुताबिक वो ठीक नहीं है, तो उन्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज़ के हिसाब से वो दी जाती हैं। जैसे पीडियाश्योर वगैरह है या स्कैंडी शेक वगैरह हैं या और चीज़ें जो भी मिल सकती हैं, वो देना शुरू कर देते हैं ताकि इनकी कैलोरी इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाए। और अगर बच्चा नहीं ले रहा है या नहीं ले सकता है, तो फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो एक ऑप्शन है कि उन्हें नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए दिया जा सके। और जब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की अगर प्रॉब्लम हो जाए, कोई डेफ़िनेट उसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाए, तो फिर गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब वगैरह जो है वो भी लगाए जा सकते हैं, जो कि ऑपरेशन होता है, मैदे में ट्यूब डालते हैं, जिसके थ्रू फीड दी जाती है, ताकि बच्चे को खुद जो है वो खाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो कैलोरीज़ बच्चे के पेट में पहुँच जाए। तो ये डिफरेंट टेक्नीक्स हैं जिसकी वजह से जो है वो कैलोरी जो है बच्चे को दी जा सकती है और देना भी चाहिए, और इसीलिए जो है ये टीम वर्क है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो चेस्ट जो क्लीन रखने के हिसाब से मददगार होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या डायटीशियन जो होते हैं, वो बच्चे की वेट गेन वगैरह के हिसाब से उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए उनको एडवाइस करते रहते हैं क्या कुछ करना है। और बिलखसूस हमें पता है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लोग हैं, उन्हें कुछ विटामिन की कमी आ जाती है, विटामिन ए, डी, ई और के। तो विटामिन डी का बिलखसूस मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, बाकी दूसरे भी अपनी-अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन विटामिन डी जो है, ये कैल्शियम और बोन वगैरह जो है उसके स्ट्रेंथ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम को रेगुलेट करता है, बोन्स की स्ट्रेंथ होती है। तो ये चीज़ें जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज़ करते हैं तो बच्चों के मसल्स और बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसी तरह विटामिन डी इसमें हेल्प करता है। तो बच्चों की विटामिन डी लेवल जो है वो होना चाहिए। पाकिस्तान में सनशाइन है जिससे कि विटामिन डी नेचुरली बनती है, लेकिन उसके लिए होता है कि बच्चे की स्किन जो है उसके ऊपर वो सनशाइन एक्सपोज़ होना चाहिए, और वो जो वेवलेंथ होती है वो ये होती है कि तकरीबन 11 बजे के लगभग जो हीट होती है ना, वो मुअस्सर होती है। लेकिन उस वक़्त हम बच्चों को लेकर एयर कंडीशन में बैठे हुए होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो उससे ऑब्वियसली हमारी नेचुरल विटामिन डी जो नहीं बन सकती हैं, या बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उन्होंने अपने आप को ऑब्वियसली कवर्ड अप किया होता है, कपड़े पहने होते हैं, हिजाब लिया होता है, तो वो हमारी स्किन जो है वो एक्सपोज़ नहीं हो रही होती है सूरज को, जिससे कि वो विटामिन डी बने। तो इसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए दिए जाते हैं, जो कि सभी बच्चों को
लेने चाहिए और हर साल हम जो है विटामिन डी के लेवल चेक करते हैं ताकि पता चले कि इनके ब्लड में विटामिन डी की कमी है या कितनी है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी विटामिन डी जो है ना, ये इम्यून सिस्टम जो है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कई सदी पहले तकरीबन टीबी की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता था। जो भी चीज़ होती थी उसको विटामिन डी होती है। अभी कोरोना वायरस की बात चल रही थी तो उसमें भी कहते हैं कि विटामिन डी जो है ना होना चाहिए। तो विटामिन डी जो है ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको जो है वो उसका खास ख्याल रखें कि बच्चों को विटामिन डी जो की कमी ना आए। उसके अलावा ये है कि ये इन्फ्लेमेशन वगैरह के ऊपर भी ये काम करता है। तो विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल आपने वैसे कोरोना वायरस के जो टोटके होते हैं उसके मुताबिक सुना होगा विटामिन सी का भी। तो विटामिन सी नेचुरली जो मेडिकली इज प्रूवन कि ये भी जो है ये इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प देता है। लेकिन अमूमन ये है कि विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इसका जो है ये फैट सॉल्युबल नहीं है। तो आम अगर बच्चे की खुराक जो है वो बैलेंस्ड है, वो ठीक है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ विटामिन सी खुराक में से जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो माल अब्जॉर्प्शन होती है जिसके लिए क्रियोन वाला देने की जरूरत होती है, इसकी वजह से जो है विटामिन सी के ऊपर इसका फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स मिल जाते हैं, सिरप मिल जाते हैं, बच्चों की दवा मिल जाती है, तो विटामिन सी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बच्चे के विटामिन सी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनका न्यूट्रिशन और वेट गेन ठीक आ रहा है तो इंशाल्लाह जो एक्स्ट्रा जो है लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ये अब डिहाइड्रेशन की मैं बात होती है, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में हो तो म्यूकस जो है वो थिक हो जाएगा। म्यूकस थिक होगा तो उसका कफ अप करने में प्रॉब्लम होगी, कफ अप नहीं होगा तो इन्फेक्शन होगा। तो उसके लिए ये है कि बच्चे के जो फ्लूइड इनटेक है, ओरल इनटेक, वो बच्चे को ये करें कि गर्मियों में बिलखसूस या जब इन्हें बुखार वगैरह की सूरत होती है तो उसमें इनके फ्लूइड इनटेक बहुत जरूरी है। और आप जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो है वो पूरा ग्लास एक ही वक्त में पीना है, तो आप उन्हें सिप दे सकते हैं, 5-5 10-10 सीसी के सिरिंज वगैरह के हिसाब से दे सकते हैं, स्पून के साथ भी दे सकते हैं ताकि वो हो। और जब बच्चे को ये ऑब्वियसली जो बुखार वगैरह की हालत में होगी या उन्हें कोई डायरिया वगैरह की कंडीशन होगी, साथ वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग से कोई चीज अंदर नहीं जा रही है, डायरिया से जो वो बाहर निकल रही है, तो बच्चा कुदरती जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इन चीजों में बहुत बहुत जरूरी है कि बच्चे के हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाए। उसमें ओआरएस वगैरह भी है, वो भी आप दे सकते हैं। डायोलाइट वगैरह होता है, वो चीज़ पीडियालाइट वगैरह शायद होता है पाकिस्तान में, वो आप दे सकते हैं। तो उसमें ये है कि बच्चे का जिसमें पानी की कमी ना आए, एक तो बाकी की चीज़ें जो है वो भी ठीक रहे, इसके अलावा जो थिक म्यूकस है वो भी थिक ना हो। और पाकिस्तान में गर्मी के हिसाब से एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है गर्मियों में, उससे भी जो है जो पानी भी हार्ज होता है और सॉल्ट भी हार्ज होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर बच्चे स्वेटी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको जो है पानी भी ज़्यादा मिकदार में पीने को दें और साथ जो है एडिड सॉल्ट भी दें। पाकिस्तान में जो है वो टैबलेट सॉल्ट सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उस सूरत में जो है आप जैसे चिप्स वगैरह बच्चे खा रहे हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल दिया। क्रिस्प मिलते हैं जो कि सॉल्टी किस्म के होते हैं, या फूड वगैरह जब खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया। तो ये खास ख्याल रखें कि फ्लूइड्स वगैरह भी इनके ठीक होना चाहिए। अगर स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो उनके सॉल्ट की जो कमी है वो भी पूरी की जा सके और आप इन्हें एक्स्ट्रा सॉल्ट दे सकते हैं। इसके बाद जो है ये डाइट के बाद सॉरी डिहाइड्रेशन के बाद जो है वैक्सीनेशन। तो मैंने ज़िक्र किया कि वैक्सीनेशन जो है ये बचाव वाले जो है हिफाज़ती जो है वो टीके हैं। और इन हिफाज़ती टीकों में मेन जो चीज़ें आती हैं ये जो है ये है हिब है, जो कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ये जो इन्फेक्शन है इससे चेस्ट इन्फेक्शन भी होता है, इससे एपिग्लोटाइटिस भी होती है, इसके साथ जो है सेप्टिसीमिया ब्लड जो है पॉइजनिंग या ब्लड पॉइजनिंग बल्कि ब्लड सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन होता है, इसके साथ जॉइंट इन्फेक्शन भी होता है, इसके साथ मेनिंजाइटिस भी हो जाता है, कई ये चीज़ों करता है। तो हिप जो है वैक्सीनेशन बच्चों को शुरू से ही पहले कुछ महीनों में देना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये होगा तो इसका ये है कि जो इनके साथ वो एपिग्लोटाइटिस और न्यूमोनिया के जो इन्फेक्शन होते हैं, फिर वो होने के इम्कान कम होंगे। परटस्सिस जो है ये व्हूपिंग कफ है जिसे कि काली खांसी कहते हैं। काली खांसी जो है इससे भी जो है वो एयरवेज डैमेज होने के इम्कान है, क्योंकि ये खांसी जो है तकरीबन वो कहते हैं कि 100 दिन वाली खांसी है। तो इससे भी जो है वो इन्फेक्शन जो है
फिर वो डैमेज हो जाती है एयरवेज, जिसके साथ वो ब्रोंकिएक्टिस जो मैंने जिक्र शुरू में किया था, ब्रोंकिएक्टिस जिससे एयरवेज डैमेज हो जाती है और फिर वहाँ म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, वो ब्रोंकिएक्टिस जल्दी हो जाती है, उससे भी जो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। मीजल जो है, मीजल भी जो है अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ सिंपल, बच्चों के वो होता है, मीजल हो जाता है, इन्फेक्शन हुआ, खांसी हुई, थोड़ी सी बुखार हुआ, रैश हुई, उसके बाद ठीक होगी। लेकिन जब इससे के साथ निमोनिया होता है, मीजल के साथ निमोनिया, तो ये बच्चे की इम्यूनिटी को भी कम कर देता है, और बाकी ये जैसे पेटर्सिस वगैरह होता है, ये भी जो है लंग्स को डैमेज कर सकता है, और इन लॉन्ग टर्म इससे भी ब्रोंकिएक्टिस हो सकती है। तो कोशिश करें कि ये इंजेक्शन भी हिफाजती टीके हैं, ये बच्चे को लगे। न्यूमोवैक होता है, ये न्यूमोकॉकस इन्फेक्शन के लिए होता है, जो कि निमोनिया के तौर पे ये भी होता है, तो ये भी बच्चों को उम्र लगनी चाहिए। पेल्विजियुमैब एक है, ये एंटीबॉडी है, तो ये जो है इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आरएसवी आता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, जो कि विंटर में ज्यादा अमूमन बच्चों को होता है, जिससे कि ब्रोंकियोलाइटिस की इन्फेक्शन होता है। तो अमूमन 1 ईयर से कम उम्र के बच्चों को होता है, और पेल्विजियुमैब उन बच्चों को दिया जाता है जिस लंग प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, इम्यून डिफिशिएंसी हो, तो उनको ये इंजेक्शन जो है ना, हम यहाँ अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है ना, वो 5-6 महीने देते हैं, हर महीना में एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि उनकी एंटीबॉडीज हाई हो जाती हैं, जिससे कि फिर आइंदा वो इन्फेक्शन वो नहीं लड़ते। और आरएसवी जो इन्फेक्शन होता है, ये काफी कॉमन है, और विंटर में जब इन्फेक्शन ये होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ या ज्यादातर लोगों को जब स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, ये विंटर में इन वायरसेस की वजह से होता है। तो अगर इनसे बचाव हो सकता है तो बेहतर है, लेकिन ये अमूमन पहले साल में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जो है ये आम फ्लू वगैरह जैसी सूरत में होता है, ज्यादा असर बुरा असर इसका नहीं लगता है। तो अगर पहले साल भी अगर हो सकता है तो वो लिया जा सकता है। उसके बाद ये ईयरली फ्लू वैक्सीन होती है, ये फ्लू जैब वगैरह के फ्लू शॉट वगैरह होते हैं, ये इंजेक्शन के तौर पे भी आती हैं, और ये जो है नेजल स्प्रे के हिसाब से भी आती हैं। तो ये हर साल जो है ना, ये बच्चों को लगवाना चाहिए, ताकि उस वक्त उस साल में जो आम वायरसेस पाए जाते हैं उनसे बचाव हो सके। और अगर बाकी के फैमिली मेंबर्स भी इंजेक्शन लगा सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, ताकि उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो, और जो सीएफ वाला बच्चा है सिर्फ फैमिली में, उनको भी वो ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो ऑन द राइट हैंड साइड ये जो है, ये टाइफॉइड रोटा वायरस, ये भी वैक्सीन निकले हुए हैं, तो जो बच्चे वो लगवा सकते हैं वो भी बेहतर है। रोटा वायरस है, इससे भी डायरिया की शिकायत होती है, टाइफॉइड से भी पता है, बुखार और ये डायरिया वाला की शिकायत होती है, डिहाइड्रेशन होती है। तो अगर ये चीजें लगा सकेंगे तो इससे डायरिया, वॉमिटिंग और बच्चे की न्यूट्रिशन जो है वो भी बेहतर हो सकती है, और ये डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। तो ये वैक्सीनेशन जो है, ये जो मिनिमम है जो कि सीएफ के बच्चों को लगवाना चाहिए। तो कोशिश करें कि हर एक का सीएफ वाले जितने बच्चे हैं उनके जो ये हिफाजती टीके जो हैं ये प्लीज लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो है इन्फेक्शन कंट्रोल, कि हम उसके अलावा ये चीजें करने के बावजूद इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने ये डायग्राम आपको पहले भी दिखाया है कि थिक म्यूकस होता है, इम्पेयर्ड ये क्लियरेंस होती है, उसके साथ चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और ऊपर ये तदाबीर है, ये चीजें कर सकते हैं, नीचे ये चीजें इनका ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन ये जो है चेस्ट इन्फेक्शन होने के लिए आपके जिस्म में बग्स का जाना जो है वो जरूरी है। ऑब्वियसली अगर जरासीम ही नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इन जरासीमों को अंदर जाने से कैसे रोका जा सके, इसके लिए भी काम करना चाहिए। अभी कोरोना वायरस चल रहा है पाकिस्तान में, तो हैंड वॉशिंग की बात हो रही है, मुंह के ऊपर जो है वो मास्क पहनने की बात हो रही है, एक दूसरे से दूर 2-2 मीटर दूर रहने की बातें हो रही हैं। ये सभी इसीलिए है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ये इन्फेक्शन पास ऑन ना कर सके। तो ये बग्स जो है इनको कैसे जो है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये आपको बता दूं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन कौन से इन्फेक्शन जो है वो रेलेवेंट है। तो ये वारसिस है, वारसिस अमूमन सर्दियों में पाई जाती है, मौसम सर्द जब आता है तो वारसिस फ्लू वगैरह जो है जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो वारसिस है वो एक ग्रुप है, जैसे कोरोना वायरस भी जो है वो भी इन्फेक्शन है। उसके अलावा बैक्टीरिया होती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, न्यूमोकॉकस वगैरह, ये चीजें जो होती हैं ये बैक्टीरिया हैं। एटिपिकल इन्फेक्शन जो होती हैं ये स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जो बैक्टीरिया की तरह होती हैं, लेकिन वो जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो वो ना पॉजिटिव में आते हैं ना नेगेटिव में आते हैं, बल्कि कलरलेस रहते हैं, तो वो एटिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा ये फंगस है, फंगस से ये मोल्ड्स वगैरह होती हैं, तो ये भी सिस्टिक फाइब्रोसिस में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी काफी जो है एयरवेज डैमेज हो सकती हैं।
तो ये डिफरेंट वैरायटीज हैं, इनके अंदर जो है कई वायरसेस हैं, कई बैक्टीरिया हैं, कई एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है जिनका सोचना पड़ेगा। लेकिन वो मैं मेडिकल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए। और ये जो बिलहसूस जो हमारे सियाह में होता है, ये स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन ये काफी होता है, तो इससे जो है वो बचना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस ये एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में आता है, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम आता है। ये ब्रोफिडेरिया स्पेशिया जो है ये पहले ये स्यूडोमोनास फैमिली से ही था, तो अब सेपरेट हुआ। ये CF2 CF जो है वो बहुत पास ऑन किया होता है। एस्परजिलस है और MRSA है जो कि स्टाफ ओरियस की वो किस्म है जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होती है, पेनिसिलिन वायरस से रेजिस्टेंट होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो है ना, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि कम जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, वो भी जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो उनको ये स्यूडोमोनास हो रहा होता है उसी वक्त, या MRSA हो रहता है। और मैंने अभी आगा खां हॉस्पिटल में एक टॉक किया, तो वहाँ के डेटा जो था, जैसे 5 से लेकर 7 साल की उम्र जो है यूके में तकरीबन 5-6% बच्चों को ये स्यूडोमोनास होता है। और जो आगा खां की स्टडी थी उसमें 28% बच्चों को ये स्यूडोमोनास था। तो ये जो है ये एक से दूसरे को जो सरफेस हैं या मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह है, इन चीजों से भी एक दूसरे को हो सकता है। तो ये कॉमन इन्फेक्शन पाए जाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो इन इन्फेक्शन ये आते कहाँ से है? तो एक तो ये कि हमारे इन्वायरमेंट में है, ये सिंक है मिसाल के तौर पे, ये टैप है, टैप के ऊपर ये चीजें जमा हुई है, यहाँ चीजें होती रहती हैं, और जब आप टैप खोलेंगे तो ये स्प्लैश होगा, और स्प्लैश के बाद जितनी ये जरासीम नीचे है स्प्लैश होकर ऊपर जाएंगे, आपके मुंह की तरफ जाएंगे, ब्रीदिंग में चले जाएंगे, आईज की तरफ जाएंगे, नोज में जाएंगे। तो ये इन्फेक्शन जो है ना, ये इस तरह से टैप्स में से होता है। और जहां भी मॉइस्चर होगा और ह्यूमिडिटी होगी और थोड़ी सी वार्मथ होगी, यहाँ जो है स्यूडोमोनास वो काफी पाया जाता है। तो एक तो वो हुआ, दूसरा ये है कि इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जैसे ये कोरोना वायरस है, तो इसका भी ये है कि जब ये मरीज मिसाल के तौर पे ये बाएं हाथ स्लाइड के ऊपर जब ये खांसी करेगा तो ये जितने जरासीम है ये दूसरे बंदे की तरफ जाएंगे, और बंदा अगर उसी के सामने खड़ा हुआ है तो ये सीधे उसके एयरवेज में जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा दूर है तो ये ऑर्गेनिज्म ये नीचे नीचे फैलना शुरू हो जाएंगे, नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, तो आगे कम जाएंगे। इसीलिए जैसे कोरोना वायरस में कहते हैं कि कम से कम 2 मीटर जो है वो दूर ठहरे, ताकि जब बंदा कोई कफ करेगा भी तो ये नीचे गिर पड़ेंगे, या उसके लिए ये खांसी को जो है जब खांसी आए तो आगे कोई चीज रखनी चाहिए, मास्क रखना चाहिए, एल्बो रखनी, हाथ नहीं बल्कि एल्बो रखना चाहिए, क्योंकि हाथ के ऊपर जब लगेंगे जहां भी टच करेंगे वो जरासीम जाएंगे। तो कहते हैं कि खांसी अगर करनी है तो पहले तो वैसे मास्क डालें, अगर नहीं है तो अपनी एल्बो में जो है वो खांसी करें, तो अगर अदरवाइज ये दूसरों में ये बढ़ जाता है। तो उसके बाद ये है कि ये इक्विपमेंट होता है, ये स्टेथोस्कोप होती है, डॉक्टर्स बोर्ड आउट कर रहे होते हैं, एक मरीज से गए वहीं उसकी छाती के ऊपर किया, वहीं से उठा के दूसरी की छाती के ऊपर रख दिया या हार्ट के ऊपर रख दिया। तो ये जो है ना, एक बंदे से एक मरीज से दूसरे मरीज को ये इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। तो इसका बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है कि मेडिकल स्टाफ जो है, ये नर्सिंग स्टाफ जो है, वो चीजें मरीजों के एक से दूसरी में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दरमियान में जो है वो सही उन्हें डिसइंफेक्ट करें। तो वो पॉलिसीज हॉस्पिटल्स की होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर अल्कोहल वाइप होती है जिसके हाथ साफ करने पड़ते हैं, ग्लव्स करना पड़ते हैं, स्टेथोस्कोप साफ करना पड़ती है। तो ये एक इक्विपमेंट जो है ये भी एक सोर्स है जिससे कि फैल सकता है। उसके अलावा एनिमल्स हैं, तो ये स्वाइन फ्लू है, ये जो कुछ साल पहले जो काफी चला था, तो ये देखें ऑब्वियसली अगर इस स्वाइन को, इस सूअर के बच्चे को जो है अगर इन्फेक्शन है तो ये बच्चा किसका आ रहा है, तो इसे भी तो होगा। तो ये जो है ना, ये एनिमल्स से जो है बंदों को भी इन्फेक्शन हो जाती है। और ये कोरोना वायरस का भी ये चला था कि ये बैट्स का सूप पीने से चला है, ये जो कुछ भी आता है एनिमल में पाया जाता है, अमूमन ह्यूमन में नहीं जाता है। लेकिन ये वायरस जब तब्दील हो जाता है तो फिर वायरस ह्यूमन से ह्यूमन तक भी जो है स्प्रेड हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि केयर करें और एनिमल्स वगैरह से भी थोड़ा सा दूर ही रहे तो बेहतर है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का सोचते हुए कई जो इन्फेक्शन के हॉस्पिटल के बाहर से हम पाते हैं, तो उसके लिए ये एनवायरनमेंट मैंने जो आपको बताया कि सिंक वगैरह में होते हैं, डस्टी सर्फेसिस होती हैं, उनके ऊपर होते हैं। खास करके बिलहसूस स्यूडोमोनास जो है ये सिंक्स और ड्रेन्स में जो है जहाँ के हाई टेम्परेचर वहाँ ज्यादा पाई जाती है। और जैसे मैंने कहा कि ये टैप खोलेंगे तो वो पूरा स्प्लैश हो गए, सब जरासीम उठेंगे, तो वो लोग फिर इनहेल करेंगे। और जो जकूजी वगैरह और जो
पानी की चीज़ें पॉन्ड्स होती हैं जो ज़्यादा बह नहीं रहे होते बल्कि खड़े होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस है ऐसी चीज़ों का। लेकिन जैसे स्विमिंग पूल है, अगर वो क्लोरीनेटेड हैं, उन्हें साफ करें तो फिर उसके चांसेस कम हैं। अगर अनक्लोरीनेटेड स्विमिंग पूल है, तो उसमें स्यूडोमोनास के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन चीज़ों से वो कोशिश करना चाहिए कि हम बचें। इसी तरह कम्युनिटी में दूसरे इन्फेक्शन है, वार्स वगैरह है, टीबी वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, ये हम एक से दूसरे को पास ऑन करते हैं, तो उसमें भी एहतियात करना चाहिए कि अगर पता है कि किसी को है इन्फेक्शन, तो उनसे परहेज़ करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, ताकि हम वो इन्फेक्शन दूसरे से ना लें। उसके बाद है हॉस्पिटल में जो रखते हैं, हॉस्पिटल में जो है वो भी हम ये इन्फेक्शन एक दूसरे को पास कर सकते हैं या वहाँ के इक्विपमेंट वगैरह से वो हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये एक मरीज़ है जिसको इन्फेक्शन है, ये नया मरीज़ आया है, तो अगर इसके साथ ये जो दरमियान में है, ये नर्स हैं या डॉक्टर हैं या दूसरे लोग हैं, अगर इसके साथ ये बात वगैरह करके पंजा वगैरह लिया, सलाम लिया, हाथ फेरा, गले मिले, उठ के दूसरे के साथ चले गए तो इन्फेक्शन पास ऑन हो जाएगा। या यही बंदे या यही मरीज़ जो है एक शेयर्ड टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही वो डोर है, दरवाज़ा है जिसके हैंडल को टच कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को जाएगा। या मेडिकल ये इक्विपमेंट वगैरह है, मॉनिटर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर है, स्टेथोस्कोप है, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली चीज़ें हैं, ये एक से दूसरे के विदाउट क्लीनिंग अगर जा रही हैं, तो ये सोर्स बढ़ जाती है। तो जब भी हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, ये कोशिश होना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ से बचें। तो एक तो ये चीज़ें हैं कि सर्विसेज़ वगैरह, डेपोज़िशन वगैरह। दूसरा ये है कि ये हम डॉक्टर्स वगैरह हमने टाइज़ जो है ये हॉस्पिटल में पहनना बंद कर दी हैं, क्योंकि ये भी लटकती रहती हैं बेड के ऊपर लगी, मरीज़ों के ऊपर लगी, उसमें इन्फेक्शन हुआ, दूसरे के पास गए, उनको पास ऑन किया। तो हम जो है ये है कि टाइज़ भी छोड़ दी हैं। अगर वहाँ कुछ हम शर्ट पहन रहे हैं तो वो आधी बाजुओं वाली शर्ट है वो पहनते हैं, ताकि जो कहते हैं कि बेयर बिलो द एल्बोज़ वो वाला होता है। और जो भी ये इक्विपमेंट है, सैचुरेशन मॉनिटर, स्टेथोस्कोप, हम अमूमन कोशिश करते हैं कि बिटवीन द पेशेंट्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो साफ हों। तो ये चीज़ें जो है इनसे भी जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में बढ़ने के इम्कान है। दूसरा ये है कि अगर हर कोई बंदा अपने-अपने कमरे में है, अपनी-अपनी टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके चांसेस दूसरे बंदे को इन्फेक्शन पास करने के बहुत कम होंगे। लेकिन अगर वही बंदा जैसे ये ओपन वार्ड में है, तो एक दूसरे को चांसेस ज़्यादा है कि वो हो सकते हैं। तो ये क्यूबिकल जो होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और जब बच्चे या बड़े कोई भी क्लिनिकल सेटिंग में जाता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस आज से कुछ साल पहले जो था वो सभी जो थे छोटे-बड़े एक ही क्लिनिक में जाया करते थे। लेकिन जब इन चीज़ों को पता चला कि हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है, तो हमने जो है वो ग्रुप्स ऑफ पेशेंट को जैसे अब अगर किसी को स्यूडोमोनास है, तो स्यूडोमोनास वाले लोग जो है सिर्फ स्यूडोमोनास क्लिनिक में जाएँगे। और स्यूडोमोनास भी 2 किस्म की है। एक जो कि फुली सेंसिटिव होती है, जिसे कि नॉन म्यूकोइड स्यूडोमोनास कहते हैं, उनके क्लिनिक अलग होते हैं। एक होते हैं जिन बच्चों को स्यूडोमोनास रेजिस्टेंट होती है, तो उनका जो है वो डिफरेंट हम क्लिनिक करते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल जो है सेग्रीगेशन एक-एक बंदे का जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये क्लिनिक्स की सेटिंग भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो वार्ड में अगर एडमिट हुए हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बंदे से बंदे को जो इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मिसाल के तौर पे एक को अगर इन्फेक्शन है, जैसे ये रेड स्पॉट्स वगैरह और ये अगर बातें हो रही हैं, सामने एक आदमी खड़े होके कफ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये बंदा जो है दूसरे साइड पे उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये है कि जो बंदे जो है कोशिश करना चाहिए कि मीटिंग इंडोर्स में जो बंदे हैं वो नहीं होना चाहिए सीएफ वाले, एक दूसरे का रूम शेयर नहीं करना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जैसे हगिंग वगैरह वो किसिंग वगैरह वो नहीं होना चाहिए। और ये जो है ये सिबलिंग के लिए भी है कि जब सिबलिंग चेस्ट फिजियो कर रहे होते हैं तो वो उन्होंने कि अपने-अपने रूम में करें, अपने-अपने सेपरेट सोएं, अपने-अपने बर्तन जो है वो कटलरी और क्रॉकरी जो है वो अपने-अपने इस्तेमाल करें, अपने-अपने टॉवल्स इस्तेमाल करें। और खाँसी वगैरह है एक-दूसरे को तो तकरीबन ये अमूमन कहते हैं कि 6 फुट जो है एक-दूसरे से दूर रहना चाहिए। अब इसलिए घर में बच्चे जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होना चाहिए कि जितना भी हो सके कर सकें। और यही है कि अगर सिबलिंग मिसाल अमूमन एक ही बच्चा होता है, लेकिन कई फैमिलीज़ हैं जिनमें 2 बच्चे हैं वो सीएफ वाले होंगे। अगर वो हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक-दूसरे के नेबुलाइज़र इस्तेमाल ना करें, एक-दूसरे के जो ग्लास वगैरह जहाँ एक ने इस्तेमाल किया दूसरा इस्तेमाल ना करे। अगर उन्हें फिजियो करनी है तो एक जगह के ऊपर ना करें, उनके इक्विपमेंट जो है वो शेयर ना करें, उनके नेबुलाइज़र जो है वो ना करें, एक ही दवाई हो, एक ही पॉट में नेबुलाइज़र एक या दूसरे के मुँह में वो दे वो भी ना करें। ये सभी चीज़ें जो कि एक के कॉन्टैक्ट से दूसरे को जा सकती हैं, अवॉइड होना चाहिए।
और इसी तरह पीपल जो जिनको सीएफ है, दे शुड नेवर शेयर उनके अपने ब्रीदिंग, जैसे स्पायरोमेट्री वगैरह होती है, पीक फ्लो वगैरह होती है, वो चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए। ये डिवाइसेस जो होती हैं, फिजियोथेरेपी एक्पेला है, एरोबिका वगैरह है, वो शेयर नहीं करना चाहिए। टूथब्रश वगैरह है, जो फैमिली में सिबलिंग्स वगैरह अगर सीएफ वाले तो उन्हें नहीं करना चाहिए। अपने खाने-पीने की चीज़ें, और यही चीज़ है, ये सीएफ फाउंडेशन वालों ने ये की है कि ये चीज़ें एक-दूसरे के जो सीएफ वाले पेशेंट्स आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, ये चीज़ें आपस में शेयर ना करें ताकि एक-दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि ये पाया जाता है कि जब एक को इन्फेक्शन है, तो कुदरती दूसरे को होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। नेबुलाइज़र यूनिट जो है, ये भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसका हालाँकि इन्फेक्शन कम है, अगर उसकी केयर की जाए, तो उसका ये है कि उन्हें क्लीन करना चाहिए। क्लीन के लिए क्या है कि वॉश, जब भी आप इस्तेमाल करें, उसके बाद उन्हें वॉश करें। तो वॉश करने का भी ये है कि वॉशिंग अपने आप हाथ साफ करें, उसके बाद जो है वो उनकी चीज़ें जो है वो जिसमें वो दवाई वगैरह डाली होती है, वो अलग करें, उनमें रनिंग वाटर और सोप के साथ करें, फिर सिंक के ऊपर उन्हें रख दें ताकि वो डीप ड्राई करें। इसमें होता है कई लोग कहते हैं टिश्यू पेपर वगैरह के साथ साफ करें, तो इसमें ये है कि टिश्यू पेपर के छोटे पार्टिकल जो है ना, वो सफाई के वक़्त उन चीज़ों में रह जाते हैं। जब आप नेबुलाइज़र नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो वो चांस है कि वो टिश्यू पेपर का पीस जो है बच्चे के गले में चला जाए। तो कोशिश करें कि जो है इसे ड्रिप ड्राई जो है कहते हैं, वो करें जैसे किसी और चीज़ से। और ये कई दफ़ा ये पॉट्स वगैरह भी, ये चीज़ें जो होती हैं, हर 3-4 महीने के बाद जो है ये रिप्लेस भी करना चाहिए, कि जितनी ज़्यादा ये देर की चीज़ें होंगी, उनमें इन्फेक्शन होने के इम्कान फिर ज़्यादा होते हैं। तो मेरा इससे भी कुछ कहने का मकसद ये था कि प्रिवेंशन जो है इज़ बेटर देन क्यूर, कि जो परहेज़ है वो अलाज से बेहतर है। और इसके लिए आप जो चीज़ें कर सकते हैं, अगर जीन को ठीक करने वाली दवाइयाँ मिल सकती हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, अगर हो सकती है, अफोर्डेबिलिटी है। नहीं है, तो गुड न्यूट्रिशन जो है उसका ज़रूर ख्याल रखें, बच्चों की खुराक का ख्याल रखें। उसके बाद जो है अपने एयरवे, चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है, वो क्लीयरेंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए और रेगुलरली होना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है बच्चों को, वो सभी लगाएँ। और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, जो कि आप हाथ धोएँ, दूसरे के ऊपर कफ ना करें, एक-दूसरे से दूर रहें, वो चीज़ें होना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत है प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स वो करें। तो ये मैंने कहा कि चलो ये थोड़ा-सा हो जाता है, उसके बाद जिन लोगों को भी सवाल हुए इंशाल्लाह वो भी जवाब देंगे।